मैं दरअसल ठलुआ क्लब का एडमिन हूँ, जो कि फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। इसके अलावा प्रणाम काशी, बनारस समाचार, काशी की खबरें, ये कुछ ऐसे पेज हैं। हाँ, एक पुरानी फिल्मों के पोस्टर का भी पेज है। इनसे मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा सारा जो है ध्यान केंद्रित रहता है ठलुआ क्लब के पेज के ऊपर। लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी सदस्य संख्या लगभग 1 लाख पहुंचने जा रही है। इसके अलावा इन पेजों पर कार्टूनों और चुटकुलों के माध्यम से थोड़ा बहुत लोगों का मनोरंजन करता रहता हूं। लोगों को पसंद आते हैं, मैं उनका आभारी हूं। तो कैसे फेसबुक पे कब से है ये सारी चीज़ें? फेसबुक पे ये फेसबुक पर लगभग 4 साल से ये चीज़ें हमने डेवलप की हैं। जी। और अभी बहुत सारी बातें मुझे लगता था कि आप बताएंगे। पहले शुरू करते हैं बनारसी सेंस ऑफ ह्यूमर। जो सेंस ऑफ ह्यूमर बनारस का है और दूसरे जगहों के लोग हैं वो भी आपके कार्टून देखते हैं। कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग हर्ट होते हैं। तो इस ह्यूमर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जानबूझ करके किसी को हर्ट करने का तो मकसद नहीं होता है। कभी कभी चूक हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और ऐसा कभी हो जाता है तो हम क्षमा मांग लेते हैं। अब जहाँ तक सेंस ऑफ ह्यूमर का सवाल है, लगभग 40-45 साल से व्यंग्य चित्रों का काम कर रहा हूँ, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कौन सा कार्टून बनारसियों के मन को मस्त कर देगा, कौन सा कार्टून पूरे इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल पर पसंद किया जाएगा। कैटेगरी है अपनी अलग अलग, लेकिन हमारे कार्टूनों में ज़्यादातर बनारसीपन आपको दिखाई देगा, मौज मस्ती। तो आपको देख के क्या फ़र्क लगता है? मतलब ये कार्टून जो है इंटरनेशनल जाएगा, ये इंडिया के लेवल पे जाएगा, ये कैसे जज करते हैं? वो बहुत महीन सी लाइन है, या सिर्फ ये बनारसी ही उसको अप्रिशिएट करेंगे? ये आइडिया पर डिपेंड करता है कि जिस आइडिया को हम रेखाओं के द्वारा प्रकट करने जा रहे हैं, या फाइनली हमने मान लिया कि हमको इस व्यंग्य को इन रेखाओं में व्यक्त करना है। व्यक्त करने के पहले ही ये समझ में आ जाता है कि किन लोगों पर इफेक्ट डालेगा, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर। ये पहले ही डिसाइड हो जाता है, और वैसा ही इफेक्ट पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि हमने सोचा कुछ और उसका इफेक्ट कुछ दूसरा पड़ा हो। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है। तो एक्चुअली जो कार्टूनों की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत गहरी समझ है। इसका मूल्यांकन आप कीजिए, हम अपने मुंह से क्यों करें। मनोविज्ञान। जी, मनोविज्ञान बहुत इसमें ज़रूरी होता है जानना। मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरह जानना ज़रूरी होता है, तभी आप जो हैं जान सकेंगे कि ये आदमी जो हमारे सामने बैठा है, इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है। उन चीज़ों को निकाल के अगर आप व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो वो चौंकाने वाली बात होगी कि अरे इसने ये बात कैसे जान ली, जबकि वो हकीकत होती है। तो कार्टूनों के जरिए बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले होंगे, बहुत सारे चरित्र। हमको डर लगता है, पता नहीं क्यों, लोगों का रिएक्शन जानने के लिए। कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भावावेश में आके गाली बक देगी, ये तुमने कैसा कार्टून निकाला, या कोई बुरा मान जाए। तो इसलिए हम लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं। लेकिन हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मनोविज्ञान की जानकारी होने के कारण, कि हमारे आज के कार्टून को कितने लोगों ने प्रभावित किया होगा, प्रभावित हुए होंगे, उससे मस्त हुए होंगे। और ये होता है, जैसे मान लीजिए आज हमारा कोई कार्टून निकला तो हम समझ गए ये लोगों के दिल को छू गया होगा, और एक हफ्ते बाद जब हम बाकी लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं गागुरु बड़ा मस्त चीज़ बनौले रहा। तो हमको रीड नहीं करना है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, हम पहले से जानते हैं क्या इफेक्ट होगा। मैं उनके फीडबैक की बात कर रहा हूँ कि जब वो मिले तो अलग अलग ढंग से उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दिया। जैसे मैं इतने सालों से मैंने आपको बोला था कि मैं आऊँगा तो मिलूँगा, ये भी आपके उस कला का ही आकर्षण है और उस व्यक्तित्व का आकर्षण है जो परोसते हैं आप रोज़ सुबह सुबह। देखिए, अजनबी लोग तो कम मिलते हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि हम जरा लिमिटेड जीवन जीते हैं, बहुत कम हमारा लोगों से मिलना होता है। लेकिन कोई नया आदमी अगर मिलता है तो तारीफ तो करता है कार्टूनों की, और जो बराबर मिलते रहते हैं उनके लिए घर की खेती है, वो बड़े अच्छी तरह जानते हैं इनकी सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। इसलिए ना हमको अपेक्षा रहती है कि वो हमारे कार्टूनों के बारे में कुछ बताएं, ना वो बिना पूछे बताते हैं। बस सीधी सी बात यह है कि जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं हम उसके बारे में जानते हैं कि कितना बढ़िया है, कितने लोगों का इफ़ेक्ट होगा। हमको बिल्कुल भी ये जिज्ञासा नहीं होती कि हम जाके पता करें कि इसका इफ़ेक्ट क्या रहा।
अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर भारतीय जनमानस और ख़ास तौर से बनारसी मानव जो इनके इर्द गिर्द आप रहते हैं, क्या आपको लगता है उनके बारे में क्या समझदारी इन कार्टूनों पर, जैसे वो हंसते हैं या रिएक्ट करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, विषय के हिसाब से, कि जैसे विवाह भी है और पति पत्नी के संबंधों के कार्टून हैं जिसको बहुत चुटीले और मज़े लेके आपने बार बार परोसा है? नहीं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे कार्टून जो हों वो बच्चा भी समझ ले, बुढ़ा भी समझ ले, जवान भी समझ ले। इसलिए कार्टून हमारे बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं कि लोग जाएं उसमें किसी दूसरे से पूछें कि इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। हाँ। वो तुरंत इफ़ेक्ट करते हैं, उसमें पहेली बुझाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी वो इफ़ेक्ट मारते हैं एकदम बम की तरह मारते हैं, तुरंत देखते ही असर होता है, अच्छा चाहिए इसका मतलब है। और दूसरी बात ये, किसी कार्टून का महत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कम रेखाओं और कितने कम शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अगर आप एक कार्टून देख रहे हैं, उसमें किसी चीज़, किसी अटैची रखी हुई है, उसके ऊपर किसी का नाम लिख दिया, कोई आदमी खड़ा है उसके ऊपर लिख दिया पुलिस, तो ये तो आपने नक्शा बना दिया। उसको जब भी कोई आदमी देखेगा निगाह चारों तरफ फ्रेम में घूमेगी, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ लिखा है, और पूरा पहाड़ा जब पढ़ लेगा तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये मतलब है। तो वो जो हास्य का केंद्र होता है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम ख़त्म हो गया। तो बढ़िया इफेक्टिव कार्टून वो होता है जिसमें कम रेखाओं, कम वाक्यों और कम शब्दों में हास्य प्रकट किया जाए। इस बात का हमारा पूरा प्रयास रहता है। और चूँकि हिंदी हमारी प्रिय भाषा है, इसलिए कार्टूनों में मैं गागर में सागर वाली भाषा इस्तेमाल करता हूँ। कम से कम शब्द, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 4 लाइनें में लोगों को पूरा फ़लसफ़ा समझ में आ जाए। तो एक हल्की सी बातचीत करेंगे, कैसे शुरू हुआ, आप कार्टूनों की ओर कैसे आकर्षित हुए? क्योंकि आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है चित्रकला में या? बचपन में जब करीब 13-14 के साल की उम्र रही होगी तो चाक से, खड़िया से इधर उधर में चित्र बनाया करता था। हमारे घर में हमारे एक चाचा जी थे, मिस्टर सदगुरुदयाल कुल, वो कार्टूनिस्ट बन गए धीरे धीरे। हमारे देखते देखते हमारे घर में ही रहा करते थे। उनके आज में कार्टून छपना शुरू हुए। हमारा उनका कोई संपर्क नहीं रहा, हमने कभी नहीं देखा वो कार्टून कैसे बनाते हैं, न हमने उनसे अनुरोध किया कि हमको सिखा दें, न उन्होंने सिखाया। फिर वो अलग हो गए, चले गए। तो हमने सोचा कि जब हमारे घर के एक सदस्य ऐसा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात 1967 की है। आज में उस समय भैया जी बनारसी हुआ करते थे, बाल संसद का एक पन्ना निकलता था, उसके संपादक। और हमने कार्टून जो है वो बना के एक छोटा सा अदालत पर था शायद, वो हमने भेज दिया और वो छप गया। वो जिस दिन कार्टून छपा है तो हमने जिस दिन अखबार में देखा, हमको देख के चक्कर आने लगा कि हम ये सपना देख रहे हैं। आज में छपना उन दिनों जैसे सरस्वती पत्रिका में छपने के बराबर हुआ करता था। हम देखते देखते सन्न हो गए कि ये कैसे हो गया। खैर बहरहाल हमने डाक से फिर 2-4 कार्टून भेजे, वो छपना शुरू हो गए और हमको ऐसा लगा कि हमारा हाथ इसमें खुल रहा है। आर्ट हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन आइडिया हमारे पास ज़बरदस्त थे। और इसको शायद मोहनलाल जी गुप्त, भैया जी बनारसी जो आज के संपादक थे, उन्होंने शायद समझ लिया। तो डाक से हम कार्टून कम भेजते थे क्योंकि खो जाने का डर था। उनके नीचे रिसेप्शन वाले काउंटर के ऊपर लिफाफा रख के चले आते थे। एक बार हम जब लिफाफा रखने के लिए गए तो रिसेप्शन काउंटर पर जो बैठा था उसने कहा, रुक जाइए, आपके ऊपर भैया जी ने बुलाया है। अब उस समय हमारी स्कूल में पढ़ने वाली उम्र थी, मन में ऐसे भाव आया जैसे प्रिंसिपल साहब या किसी टीचर ने बुलाया है, डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, लेकिन डरते डरते चले गए। ऊपर जाके देखा तो मोहनलाल जी गुप्त, भैया जी बनारसी बैठे थे। उनके बगल में उस समय के जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार थे सब लाइन में बैठे थे और सब हमको ऐसे देख रहे थे कि जैसे फांसी की सज़ा हमको होने वाली है। ये हमें ताज्जुब की बात लगी। हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, ये लोग हमें ऐसे कैसे देख रहे हैं। पहुँचे तो मोहनलाल जी गुप्त, जो कि उस समय बीड़ी पिया करते थे, कहते तुम्हारा ही नाम विनय कुल है? हमने कहा बैठ जाओ। बैठ गए। ये तुम पीले पीले कागज़ पर कार्टून मत बनाया करो, इससे ब्लॉग बनाने में परेशानी होती है। हमने कहा जी सर जी। और सुनो, महिलाओं के ऊपर तुम अतिशयोक्ति कर देते हो, ऐसा तुम्हारे घर में किसी के घर में होता है? ऐसा मत किया करो। ठीक, चलें? नहीं, बैठो बैठो, चाय पी के जाना।
ये घटना हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना थी। सड़क छाप जो है लड़कपन वाले खेल खेलते हुए 4 कार्टून बनाए और इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में एक लड़के को चाय पिलाने के लिए रोक लिया गया। इस घटना ने हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाला और हमने कहा कि अब इस चीज़ को हम गंभीरता से लेंगे। और उस गंभीरता से लेने का नतीजा ये हुआ कि बमुश्किल 4 महीने बाद आज का एक ऐसा विशेषांक आया जिसमें एक साथ हमारे 25 कार्टून छपे थे। मतलब उस समय हमारे साथ के जो लोग थे कहने लगे कि अबे तू बड़ा छुपा रिश्तम निकला, 25 कार्टून एक अंक में तुम्हारे छप गए। बस उस दिन से जो हमने अपनी लाइन पकड़ी, तो भले हम ये नहीं कहते हैं कि हम इंडिया के या उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, लेकिन अपने बल के ऊपर, अपने बूते के ऊपर, अपने मौलिक अंदाज में हमने उन ऊंचाइयों को छुआ जिसको छूना उन दिनों में सपना था। और बड़े बड़े अखबार जैसे दिनमान, ब्लिट्स, धर्मयुग, पराग, कादम्बनी, जितने भी हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं निकलती थी, सरिता मुक्ता, सब में घमासान छपे। और धर्मवीर भारती जैसे महान आदमी का पोस्टकार्ड तक हमारे पास पड़ा है जिसमें लिखा है कि बहुत दिनों से आपके कोई व्यंग चित्र नहीं मिले, कितना भेजिएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमको पूर्ण संतोष हो गया है। अब हमारी कुछ चाहत नहीं है, बस संतोष इस बात का है कि आज की तारीख तक हमारे कार्टून बनाने का काम जारी है और वो अखबार में छप रहे हैं। ये एक तरह से व्यंग चित्रों को हम अपनी सेवा समझते हैं और कुछ नहीं। ये फोटोग्राफी कब से शुरू हो गई? फोटोग्राफी एक कैमरे का शौक़ था। एक कैमरा छोटा सा साथ में आया, घाट में जाके फ़ोटोग्राफी करना शुरू की तो समझ में आया मज़ा नहीं आ रहा है, उगते हुए सूरज का फ़ोटो लेना शुरू किया। 2-4 लिया, फेसबुक पर बड़ी तारीफ़ होना शुरू हो गई। उसमें फिर हमने नए नए प्रयोग करना शुरू किए। नए प्रयोग इस माने में कि सूरज जिस समय उगता है लालिमा लिए हुए, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट डाला जाए, जैसे किसी बांस के ऊपर कोई चिड़िया बैठी है या कोई आदमी बैठा है या उसका कमंडल रखा है, उसकी जो टोंटी है उसकी नोक पर सूरज लगा दिया जाए। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। 2-3-4 साल तक बहुत अच्छे कार्टून और एक हमारा स्लाइड शो भी हुआ पुरातत्व विभाग में। लेकिन अब लगता है कि रोज़ का सूरज एक जैसा अब निकल रहा है, हर घाट पर वही नज़ारे हैं। ये विचार बदल रहे हैं कि अब कोई दूसरा विषय पकड़ा जाए। अभी 2 जो आपने कहा कि स्तंभ हैं आपके, जी जी, वो एक तो वो प्रणाम काशी है जो बहुत, प्रणाम काशी एक पेज है, बनारस समाचार एक पेज है जिसमें हमारे 2 स्तंभ निकलते हैं। एक का नाम है सुबह बनारस जिसमें हम सनराइज देते हैं, और दूसरा है हमारी काशी। हमारी काशी में ऐसे दृश्य रहते हैं जिनको देखते ही लगे कि ये काशी की मौज मस्ती वाले लोग हैं, ये काशी की मौज मस्ती वाले दृश्य हैं। तो ये 2 स्तंभ हमारे रेगुलर उसमें निकल रहे हैं, डेली रोज निकल रहे हैं। दूसरा वो आपका फिल्म प्रेम, पुरानी फिल्मों का पोस्टर का एक पेज है, उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके भी सदस्य करीब 15,000-20,000 हैं। और अपने स्तर से हमारे पास पुरानी फिल्मों के चित्रों का या सामग्री का जो भी संग्रह है उसमें से कुछ रेयर चीज़ें निकाल के हम उसमें भी योगदान करते रहते हैं। लेकिन ये लोगों को काफ़ी पेज पसंद आया क्योंकि उसमें हमने वर्ष की लिमिट बांध रखी है कि 1965 से पहले की ही फिल्मों की इसमें चर्चा होगी। तो उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं सब गोल्डन आती हैं। और कुछ बताना चाहें आप कार्टूनों के बारे में, अपनी कला के बारे में, या जो हमने नहीं पूछा हो ऐसा कुछ? कार्टूनों के बारे में हम स्वयं का मूल्यांकन अगर करें तो हम कुछ नहीं है, बस जितना भी है सब ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी रेखाओं वाले कार्टूनिस्ट इस समय इंडिया में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आइडिया के मामले में कमजोरी आई है। आइडिया लोगों के पास बहुत अच्छे नहीं हैं। चित्र कितना भी ज़बरदस्त हो, अगर आइडिया नहीं है तो वो कार्टून बेकार है। और रेखाएं कितनी भी कमज़ोर हों, आइडिया ज़बरदस्त हो तो वो कार्टून हिट होता है। ये मानी हुई बात है। तो हम चाहेंगे कि जो लोग नए कार्टूनिस्ट इस क्षेत्र में आ रहे हैं वो इन बातों के ऊपर ध्यान रखें कि उनके चित्र और उसके ऊपर लिखा हुआ कैप्शन गागर में सागर वाला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विस्तार देंगे तो कार्टून का जो लक्ष्य होता है, मोटो होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपको भी।